केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस ऐतिहासिक पल की जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे भारत की सदियों तक किया है। पूरे भारत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब धर्म ध्वजा का आरोहण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त में शिखर पर ध्वज लहराएंगे। और ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये सनातन की ताकत का ऐलान है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। अयोध्या आज एक संकल्प, एक संस्कृति और एक सनातन स्मृति का प्रतीक बनी खड़ी है। राम नगरी में आज फिर त्रेता युग की झलक कैसे दिख रही है। अनुष्ठान, सजावट, हर तरफ दिव्यता, एक उल्लास सा है। आज वो तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाएंगे जो आपने अपने आप में आपको बताएं बहुत सारे भाव समेटे हुए हैं। दूसरी खबर उस सियासी टकराव की है जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का 25 साल का विजन है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का विवादित बयान। मोदी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, यानी एक रोड मैप जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में है। लेकिन इसी विजन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी। अब सवाल यही है कि क्या जिनके पास खुद कोई ठोस योजना नहीं है वो दूसरों के सपने पर सवाल उठाने का हक भी रखते हैं? क्योंकि एक तरफ देश को आगे ले जाने की ललक दिखाई देती है तो दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति है। देश के भविष्य को अपने फायदे के लिए राजनीति के चक्की में पीस देने वाली सियासत पर भी पूरी खबर आपको बताएंगे। तीसरी खबर उस खतरनाक खेल की है जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट के नाम पर खेला गया है। इंडिया गेट पर भीड़ तो जुटी थी प्रदूषण और खराब हवा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लेकिन कुछ ही मिनटों में नारे बदल गए, पोस्टर्स बदल गए और एजेंडा भी बदल गया। जहां क्लीन एयर की चर्चा होनी थी वहां नक्सली हिडमा अमर रहे कि नारे गूंजने लगे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली का गुणगान करने वाले पोस्टर्स लहराए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 22 गिरफ्तारियां हुई हैं, FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदूषण की आड़ में नक्सली समर्थक राजधानी के बीचों बीच कैसे घुस आए। पुलिस जांच में JNU कनेक्शन भी सामने आया है। पर्यावरण की चिंता की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे देश विरोधी एजेंडा चला रहा है ये भी बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको राम नगरी लेकर चलते हैं जहां ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार है। सबसे पहले आपको अयोध्या की रौनक दिखाते हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिस पर पूरे देश की नजर है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी तैयार है। वो ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है जब रामलला के मंदिर पर अनुपम, अलौकिक, विहंगम दृश्यों की झांकी सजने वाली है। सनातन का ध्वजारोहण होने वाला है और ये वो पल होगा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं। अयोध्या की रंगत देखते ही बन रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे भगवान राम के नाम का उद्घोष हर दीवार पर आपको दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि पूरी तरह से रामलला के नाम से यहाँ गुंजयमान दिखाई दे रही है। साजो सज्जा आप देख रहे हैं, रौनक आप देख रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। ये रंग भगवान श्री राम के कुल रघुवंश का भी रंग है। तो राम मंदिर पर फहराई जाने वाली इस धर्म ध्वजा के बारे में आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बता देते हैं कितनी खास है ये धर्म ध्वजा जो फहराई जाएगी। ध्वजा चमकदार केसरिया रंग की है और त्रिकोणीय आकार में ये ध्वजा सुशोभित होगी। ध्वजा पर भगवान सूर्य विराजमान है। बीच में ओम का प्रतीक चिन्ह रहने वाला है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष भी अंकित है। कोविदार वृक्ष क्या है जान लीजिए। इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह कोविदार वृक्ष है, यानी भगवान राम के जो वंश का एक तरह से चिन्ह है वो यहाँ उकेरा गया है। लंबाई 22 फीट है, चौड़ाई 11 फीट है इस धर्म ध्वजा की। धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट है जमीन से, यानी दूर से ही आप जब पहुंचेंगे अयोध्या तो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा और डिटेल्स इस पर हम आपको देते हैं।
रस्सी स्टेनलेस स्टील की है, नायलॉन फाइबर से इसे बनाया गया, जिससे हर मौसम में कोई इस पर असर ना आए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बहती है तो भी ये उसे सह सकती है। तो ये तैयारियां किस तरह से बड़े पैमाने पर की गई, हमने आपको बताया। अयोध्या में रामलला के भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे गणमान्य अतिथि आने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पहुंचकर एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो श्रद्धालु भी पहुंचेंगे इस खास मौके पर, उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए भी व्यवस्थाएं पुख्ता हो, दर्शन पूजन वो आसानी से कर पाएं। और क्योंकि ये दिन जो है अपने आप में बहुत खास है, ध्वजारोहण ये बताता है कि अयोध्या में भगवान राम का जो धाम बन रहा था वो पूर्णता की ओर आ चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूरा संकल्प हो चुका है। और इसी के साथ पूरा प्रांगण जो है, मंदिर प्रांगण भक्तों के लिए खुलने वाला है। तो पहले सिर्फ भगवान राम के दर्शन हो पाते थे, अब साथ में जो और मंदिर बने हैं वो भी पूरे हो गए हैं, तो उनकी भी यहाँ पर आप उनकी भी झलक ले सकेंगे। और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। और राम मंदिर प्रांगण के अंदर की ये तस्वीरें देखिए कैसे भव्य दिख रहा है, क्योंकि फूलों से सुशोभित किया गया है, फूल से साज सज्जा की गई है। और योगी आदित्यनाथ कल के कार्यक्रम से पहले पूरा एक तरह से ब्यौरा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ कमी है। आप वो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रांगण के अंदर ही मौजूद है, राम मंदिर प्रांगण के अंदर। और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए राम मंदिर कैसे फूलों से सजाया गया, ध्वजारोहण 2025 अंकित किया गया है फूलों के जरिए। ये बेहद खास तस्वीरें, कल की जो तैयारियां हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे। और इससे पहले आपको बताएं, हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये परंपरा माना जाता है कि पहले हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, तब भगवान राम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसे में सीएम योगी पहले सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, विधि विधान से वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। और उनका आशीर्वाद लेने के बाद भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब हनुमानगढ़ी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हर तस्वीर हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जिससे अगर आप अयोध्या में ना भी हो तो आप ये जो भव्य दिन है इसको महसूस कर पाएं। वहीं हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद सीएम योगी ने यहाँ पर देखिए मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कल एक ऐतिहासिक दिन है जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा, जिसे लेकर आप देखिए भागवत अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए दोनों केसरिया रंग के कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। और लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये रामलला के दरबार की ही तस्वीर है, जहां पर आप देख रहे हैं मोहन भागवत भी मौजूद हैं, संघ प्रमुख। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्साह कितना है। जब कहा जाता है कि पीढ़ियां इंतजार कर रही थी कि राम मंदिर पूर्णता की ओर दिखाई दे, साकार हो, तो अब वो साकार हो चुका है सपना। और ये ध्वजारोहण उसकी समाप्ति पर मुहर है कि पूरी तरह से जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर रहे हैं। पलक, बहुत रौनक दिख रही है, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मा है कि सारी तैयारियां बहुत अच्छे से पूरी हो। आप जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। मैं आपके पीछे भी बहुत सुंदर वहां पर एक बार देख पा रही हूँ कि गेट पूरी तरह से सुंदरता से सजाया हुआ है, अगर आप दिखाएं और जानकारी भी दें। देखिए, इस वक्त मैं राम मंदिर के बाहर मौजूद हूं और देख सकते हैं आप खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जो दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं। और क्योंकि देखिए पहले फूलों से इस पूरे मुख्य द्वार को सजाया गया और क्योंकि अब संध्या का समय है और उस वक्त आप देख सकते हैं कि लाइटों से भी जो है यहाँ पर ये राम मंदिर जो है जगमगा रहा है। ये मुख्य द्वार की तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए जय श्री राम से किस तरीके से मंदिर का ये मुख्य द्वार जो है वो सजा हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार की ये तस्वीरें जो है रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव दर्शकों को दिखा रहा है। और मंदिर की तैयारी यानी कि कल ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए और संध्या के समय ही आपको बता दें कि कल और भी कार्यक्रम जो है वो होगा, जब राम सीता विवाह पंचमी भी जो है वो होगी, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो की गई है। अद्भुत संयोग है कि कल ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके साथ साथ भी कल राम सीता विवाह
विवाह पंचमी जो है उसका भी समारोह जो है वो होगा और अयोध्या जो है वो सजकर तैयार है। वो तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये लाइटों से आप देख सकते हैं, फूलों से आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो जगमगा रहा है। अब रोड क्रॉस करते हुए और नजदीक से तस्वीरें जो है वो भी हम दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एक फाइनल हम जो तस्वीर है वो दिखा देते हैं कि ये सुबह से ही जो रिपब्लिक भारत है वो तस्वीर दिखा रहा था यहाँ पर कि किस तरीके से राम राम के नाम से ये देखिए हार्ट शेप में ये राम 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 जो है ये इस पूरे बोर्ड पर जो है वो लिखा हुआ है। गेंदे के फूल से आपको बता दें कि इसे सजाया गया है, गुलाब के भी फूल है, सफेद रंग के फूल भी आपको नजर आएंगे। और सुबह से ही आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत इसे बनते हुए दिखा रहा था कि किस तरीके से ये सभी कारीगर जो है ये इसे बना रहे थे और अब फाइनली आपको बता दें कि ये बनकर तैयार है कुछ ही और मिनटों में, क्योंकि अब द्वार की तस्वीर है। मैं बता दूं दर्शकों को जो मुख्य द्वार है जहां से सभी अतिथि पहुंचते हैं और ये शंकराचार्य द्वार पूरी तरह से राम नाम में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ रही है, हनुमानगढ़ी से वो जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही इजाजत मिलती है भगवान राम के दरबार में पहुंचने की, वहां कैसी रंगत है जरा दिखाइए दर्शकों। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए राम जी के दरबार में अगर जाना है तो पहले यहाँ पर हाजिरी लगानी पड़ती है और वो है हनुमानगढ़ी, जहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, पूरे एकदम विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये कहा जाता है कि दूर दराज से भक्त आते हैं, उन्हें पता है कि अगर प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना है तो पहले हनुमानगढ़ी में जाना है। और ये पूरी अयोध्या नगरी जो है दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है, हर चेहरे पर मुस्कान है और उसी मुस्कान को हम दिखाते हैं यहाँ पर। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कल का दिन पता है खास है? पता है हमको, तो आज भी दर्शन होता कि नहीं ये मालूम नहीं था, लेकिन हो गया तो अच्छा लग रहा है। कल की वजह से आप? हाँ, नहीं कल की वजह से आए हैं। अभी हम काशी का दर्शन करके यहाँ से आए हैं, महाराष्ट्र नांदेड़ जिले से, नायगांव तहसील से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता है। मैं ये इसका सब श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे योगी बाबा जी को दे रहा हूँ। अभी भी योगी बाबा आके गए हैं, श्री राम जी का दर्शन हुआ, हनुमानगढ़ी का दर्शन हुआ। पहली बार आए आप? हाँ पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए ना। हाँ, जय मोदी, जय श्री राम, जय मोदी। ये देखिए यहाँ पर नारा बदल गया है। श्री राम जी। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे जोगी जी आए थे अभी, हनुमानगढ़ी दर्शन हुआ, उनसे भी बातचीत हम लोग करते हैं, बैठते हैं। तो जोगी जी हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत से चमका दिए हैं। हाँ। मुक्त तो यानी कि जो श्री राम जी का हम लोग का इंतजार था मंदिर बनाने के लिए, वो पूरा हो चुका है। ये पूरा हो चुका है। और कल शिखर पे ध्वज एकदम देखा जाए। और कल भी यानी कि ध्वजा लहराना है। कल ध्वज फहराया जाएगा। महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा और तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एकदम साफ सुथरी अयोध्या नगरी है। सेल्फी, हर कोई सेल्फी लेना चाहता है। अगर हनुमानगढ़ी आ रहे हैं तो एक तस्वीर तो बनती है, और वही रामलला मंदिर के बाहर भी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि मंदिर के भीतर, राम मंदिर के भीतर कोई भी मोबाइल नहीं ले जा सकता है। तमाम जो सुरक्षा मानक है उनका पालन करना होगा। अगर उनका उल्लंघन होगा तो भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, तैयारी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही। मैं सुरक्षा की भी खास व्यवस्था आपके पीछे देख पा रही हूँ। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। पलक और प्रियंका, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं। हम ये जानकारी दर्शकों को दे दें। और प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह, उनका कार्यक्रम कितने बजे का बता दें आपको, करीब 10 बजे सप्त मंदिर जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। और उसके बाद करीब 11 बजे रामलला गर्भगृह में दर्शन और पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 बजे श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे, जिसका पूरा देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले पूरे राम मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस और 15,000 कमांडो सुरक्षा में लगाए गए हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी यहां पर मार नहीं सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। आप तस्वीर भी देख रहे हैं कैसे एक एक कोना अयोध्या का खंगाला गया है और हर जगह सुरक्षा बल तैनात है। एक बड़ी टीम है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस, 15,000 कमांडोज हैं, डॉग स्क्वाड है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि कई गणमान्य अतिथि भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और ऐसे में पूरी अयोध्या को लग रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
तो अयोध्या में किस लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। अयोध्या में 5 स्तर की 5 लेवल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस के कमांडोज की तैनाती है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहने वाले हैं। 14 एसपी हैं जो निगरानी कर रहे हैं, 30 एएसपी हैं, 90 डीएसपी हैं जिनकी तैनाती की गई है। 15 कंपनीज हैं पीएसी की जो यहाँ पर मुस्तैद हैं। 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी मुस्तैद रखी गई हैं और 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात रहने वाले हैं जो नजर बनाए रखेंगे हर हालात पर। यूपी पुलिस के साथ एसएसएफ की टीम सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की गश्ती लगातार की जा रही है जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई दी। तो ये कैसी 5 लेयर सिक्योरिटी है ये हमने आपको बता दिया। सिक्योरिटी की व्यवस्था, राम मंदिर पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी सजा दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद है। इंतजार है तो सिर्फ कल सुबह का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे और अपने उस प्रण को पूरा करेंगे जो उन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर लिया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम 2025 25 नवंबर 2025 यानी कल जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं उस द्वार पर जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से प्रवेश करेंगे। कल तस्वीरें हमने दिखाई थी जब यहां पर सजावट हो रही थी और आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये द्वार जो है जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। बता दें आपको कि इसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश करेंगे। फिर 12 बजे के तकरीबन ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है अजीत योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा कर रहे हैं, भगवान राम लला की आराधना में लीन आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं जो देखिए राजधर्म के साथ साथ जो उनकी आस्था है उसका भी पूरा पालन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विशेष पूजा भगवान राम की जा रही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भगवान राम के दर्शन भी कर सकते हैं और पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो कैसे सजा हुआ है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उस दिन का इंतजार था जब राम मंदिर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो जाए और अब निर्माण पूरा हो चुका है। एक बार फिर आपको वो भगवान राम की आराधना करते योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो जो वहाँ के पुरोहित हैं वो सम्मानित भी कर रहे हैं। एक तरह से रामनामी पहनाकर योगी आदित्यनाथ को भगवान राम का आशीर्वाद दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अयोध्या में अभी केसरिया रंग छाया हुआ है और साजो सज्जा बता रही है कि त्रेता युग जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का टाइम तो फिक्स हो चुका है लेकिन कल अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के और कौन कौन से मेहमान रहने वाले हैं और कौन कौन से भक्त पहुंचने वाले हैं, किस किस को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है, पूरी लिस्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद बता रहे हैं। आप भी सुनिए। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। अयोध्या में सनातन की धर्म ध्वजा फहराए जाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है जहां उनका कहना है कि अब आक्रमणकारियों के दिन चले गए हैं और अब ये नए भारत की गाथा है जो लिखी जा रही है। उन्हें सुन लीजिए। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कभी चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए।
अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत है। देखिए, कल की तारीख एक लंबा इंतजार है। दुनिया भर के करोड़ों सनातनी इस दिन के इंतजार में थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार है। वो घड़ी आ चुकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रण पूरा करने जा रहे हैं। कल राम मंदिर से फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा वर्तमान में भी इतिहास है और इतिहास में भी वर्तमान। राम की नगरी में जिस मंगल बेला का इंतजार सदियों से था, वो शुभ घड़ी दहलीज पर खड़ी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई बस इस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। कल राम मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वज लहराया जाएगा। पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। ये ध्वजा 25 दिन में तैयार की गई है। ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है। पीतांबरी रंग के रेशमी सिल्क से इसे बनाया गया है। इस पर हाथ की कढ़ाई है। इसका आकार त्रिकोण है। ध्वज में राम जी के राजवंश का चिन्ह कोविदार वृक्ष है। सूर्यदेव और ओंकार का चिन्ह बना है। ध्वज को अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने बनाया है। ये बेहद शुभ संयोग है कि राम सीता विवाह के दिन ही राम मंदिर की शिखा पर ध्वज को लहराया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के बीचों बीच मौजूद हैं। कई सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दर्शन किए हनुमानगढ़ी के भी, राम मंदिर के भी, रामलला के भी। सबसे पहले तो जय श्री राम के जयकारे के साथ शुरुआत जो है वो होगी आपके साथ बातचीत। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? राम, हम लोग पुणे, महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। दर्शन हुए? हाँ, बहुत आनंद? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं हम सब पुणे वाले। 500 सालों के बाद अब हर सनातनी का सपना साकार हो रहा है। जिस मंदिर को, जिस दृश्य को देखने के लिए लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गई, वो अब साक्षात है, दृश्यमान है। ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है। राम की नगरी का दृश्य अद्भुत है। पूरा नजारा त्रेता युग जैसा है। हर तरफ सनातन की गूंज है, मंत्रों की धुन है। राम मंदिर के शिखा पर ध्वजारोहण को लेकर भारी तैयारी है। दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। बिस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप किसी भी काम की शुरुआत करें तो फिर कौशलपुर के राजा को हृदय में रखना है, उनकी आराधना करनी है। और जब आपका प्रवेश ही कौशलपुर में हो, जब आपका प्रवेश ही अयोध्या में हो, तो फिर कहना ही क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं प्रभु श्री राम के जन्म स्थान। ये देखिए किस तरह से इसको सजाया गया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार, ये वही द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में प्रवेश करेंगे और धर्म ध्वजा लहराएंगे, फहराएंगे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल पीएम मोदी रामलला की नगरी में 3 घंटा रुकेंगे। पीएम दिल्ली से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी साकेत कॉलेज जाएंगे। साकेत कॉलेज से मंदिर के शंकराचार्य द्वार तक पीएम का रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर राम मंदिर की शिखा पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। कल होने वाला ये उत्सव बेहद खास और भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। पूरा देश इस पल का गवाह बनेगा। पूरी अयोध्या फूलों से महक उठी है, मानो फिर से त्रेता युग वाली रामनगरी जीवंत हो उठी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ अयोध्या नगरी पूरी तरह से भगवामय होने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सभी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
बाबरी वायरस की वैक्सीन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर ली है। पूरी खबर के आपको बताते हैं, पहले तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ अयोध्या में रामोत्सव की तैयारी चल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के विधायक हुमायूं बाबरी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मतलब रामोत्सव के बीच ममता दीदी के विधायक वोट बैंक को समेटने में ऐसा लग रहा है कि लग गए हैं। तो दो तस्वीरें अयोध्या में राम उत्सव कैसे चल रहा है हमने आपको दिखाया खबरों के जरिए भी, और अभी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और वहीं अब बाबरी बनाने पर हुमायूं अड़ गए हैं। अब एक तरफ हुमायूं बाबरी बनाने की जिद पकड़ कर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी मांग उठा दी है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। मतलब जैसा भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया है, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में भी बनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण हो गया, मथुरा प्रतीक्षा कर रही है। मथुरा प्रतीक्षा कर रही है कि मथुरा भी मंदिर बने, कृष्ण भूमि का मंदिर बने और वहां भी ध्वजारोहण हो। तब तक सभी तीर्थों को मांस मदिरा मुक्त करने का संकल्प सरकारों को भी लेना चाहिए और हम सब सनातनियों को भी लेना चाहिए। देखिए, अब एक तरफ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता उमा भारती टीएमसी विधायक को सही गलत का फर्क समझाते हुए ममता बनर्जी को भी उनके ममता भाव की याद दिला रही हैं। उन्हें भी सुनिए। उठाने वाले आदमी की कोई हैसियत तो है नहीं, वो एक विधायक है टीएमसी का, और टीएमसी के नेताओं ने कोई उसका समर्थन किया हो ऐसा मुझे लगा नहीं। वहाँ की मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ऐसी चेष्टा करना ठीक नहीं है और इस चेष्टा को तुरंत रोकना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के नाम पे भी इमारत बनती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 6 दिसंबर का चयन अगर आपने किया हो, एक विशेष नाम आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पूरे देश में माहौल खराब करना चाहते हो। तो या तो क्लियर करो कि बाबर कौन है, ये वो वाला है कि ये वाला है, कौन सा वाला है। क्या तुम मतलब घर परिवार का कोई व्यक्ति है तो क्या घर परिवार के व्यक्तियों के नाम पे ऐसी इमारतें बनती है? उमा भारती को आखिर ममता बनर्जी को धर्म का पाठ क्यों पढ़ाना पड़ा, इसके पीछे की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर डिटेल में बता देते हैं। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हैं जो भरतपुर से हैं। उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। ये तारीख 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की सालगिरह है। कबीर ने कहा है कि निर्माण में 3 साल लगेंगे और 2 लाख लोग समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी साजिश बताया है। वीएचपी ने टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि मस्जिद इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कबीर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं टीएमसी के विधायक हुमायूं का यह बयान अब खुद उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ाया बताएंगे आपको, क्योंकि हुमायूं की बाबरी जिद पर सिर्फ बीजेपी ही उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदूवादी नेताओं से लेकर मौलाना तक हुमायूं को बाबरी वायरस से पीड़ित बता रहे हैं। बयान सुनिए। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, धूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने। ये माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है, ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है। उनका दिमाग खराब है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को इन लोगों ने हत्या किया था, अब निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ संगठन है, वो अगर रख कर देखे, हम लोग जा करके उनकी वहीं कुटाई करेंगे, भले जेल जाना पड़े, वो करके तो दिखाएं। जितना कह देते हैं अब करके दिखाएं। हमारा देश, हमारा सनातन हिंदू समाज जाग गया है, अपनी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी दिक्कत नहीं करेगा। देखिए, अब एक तरफ हुमायूं बाबरी की जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इस बाबरी वायरस का इलाज सीएम योगी के ही पास है। और ऐसा कहने वालों की लिस्ट में मौलाना भी शामिल है, वो मौलाना जो अब सीएम योगी के ही फैन बन चुके हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर आपको दिखाती है। तस्वीर देखिए, जहां मौलाना वर्सेस भाईजान की नई जंग छिड़ गई है। मौलाना मदनी को असदुद्दीन ओवैसी ने रडार पर ले लिया है। अल फलाह के लिए मदनी के आंसुओं पर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। साफ कह दिया है उन्होंने कि जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन।
लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो सुना आपने, अब एक तरफ ओवैसी ने मौलाना मदनी की जमकर क्लास लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मदनी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा दिया है। मदनी साहब हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं और जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं। उनके बयान से मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ। उन्होंने जो कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमान भारत में आज़ाद है, आज़ाद भारत का वो आज़ाद मुसलमान हिस्सा है। तो अब एक तरफ देश में मौलाना वर्सेस मौलाना की जंग छिड़ी हुई है, तो इन सब के बीच मौलाना मदनी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घेराव एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से किया जा रहा है। मौलाना एक तरफ से मदनी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से जैन और हिंदू धर्मगुरु भी मदनी को सही और गलत का फर्क समझा रहे हैं। बात करते हैं, अरे इस भारत देश के राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम, इस भारत देश के जो है राष्ट्रपति हुए हैं, तो ऐसे के अंदर जो है इस तरह की बात करना ये बचकाना बात है। और ये वैसी बात तो उन्होंने जब रामलीला मैदान में भी की थी, तब मुझे जवाब देने का मुझे खड़ा होना पड़ा था उस सर्वधर्म सम्मेलन में। ये देश में एक ही कहना चाहूंगा, ये देश अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है क्योंकि वो राष्ट्र के भक्त हैं। मदनी साहब को दिखाई नहीं पड़ता है इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हुए। आप उस तरह का भाव तो रखो राष्ट्र के प्रति, हम आपको सिर पर बिठाएंगे। यदि आप डॉक्टर बनकर के बम फोड़ेंगे तो फिर शठे शाठ्यम समाचरित, फिर हम आपको आपके साथ उसी तरह से पेश आएंगे। हम कायर नहीं हैं, हम केवल सहन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कायर नहीं हैं। महाभारत की लड़ाई इसी देश ने लड़ी है। देखिए, मौलाना मदनी की हर तरफ से आलोचना के पीछे की वजह उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की थी। पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। कहा क्या था, दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मदनी, हम आपको बता रहे हैं डिटेल इस पर। 22 नवंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया। कहा कि भारत में मुसलमान वीसी भी नहीं बन सकते, वाइस चांसलर। अल फलाह के समर्थन में मौलाना मदनी यहाँ ये बयान देते दिखाई दिए, लेकिन मौलाना मदनी के खिलाफ आए बाकी मौलाना अहमद इलियासी ने बयान की निंदा की। कहा कि अराजकता फैलाने वाले आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे आतंकी बचाओ जमात बताया। कांग्रेस ने समर्थन किया, एनएचआरसी के कानूनगों ने इसे रैडिकल बताया। और अलग अलग मौलाना ये कह रहे हैं, यहाँ की तक कि ओवैसी ने भी ये कहा कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। मौलाना का ये मजहबी कार्ड ही आज उनके लिए मुसीबत की वजह बन चुका है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो देश विरोधियों को सिर्फ इसलिए कवर फायर दे रहे हैं क्योंकि वो उनके धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको आलोचनाओं का राष्ट्रवादी इंजेक्शन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आतंकवादियों और इस्लामिक जिहादियों को कवर फायर देने वाले मौलाना अरशद मदनी के बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों के लिए मदनी ने हमदर्दी जताई, लेकिन जान गंवाने वाले परिवारों को सांत्वना वाले 2 शब्द नहीं निकले। बीजेपी ने कहा कि इस देश को कलाम चाहिए, कलाम की सोच अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी मुस्लिम वर्ग का भला होगा।
लेकिन जिस सोच को खाद पानी दिया जा रहा है उससे जिहादी मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मदनी साहब कतई भारत देश की तरक्की नहीं चाहते, समाज की तरक्की नहीं चाहते और ख़ास तौर पे मुसलमानों की तरक्की तो एकदम ही नहीं चाहते। आज आतंकवाद के खिलाफ इस देश को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। ऐसे समय में मौलाना साहब के ऐसे बयान साफ दर्शाते हैं कि उनको आतंकवाद को रोकने में कहीं कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, मुसलमानों को सही दिशा में आगे ले जाने में कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट होता, जो उनकी बातें अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों में कहीं कोई तथ्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज भारत देश में कोई मुस्लिम वीसी नहीं है, तो उनको जागना चाहिए। मौलाना साहब को ये बताना चाहिए, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि आज भारत देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल की, स्टेट की, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, जहां मुस्लिम समाज के वाइस चांसलर्स हैं और वो मुस्लिम समाज को सही दिशा में शिक्षा देके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत में मुस्लिम कई राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री के पदों पर रह चुके हैं। आज भी पुलिस और प्रशासनिक और सरकारी नौकरियों में अहम पदों पर हैं। इतना ही नहीं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन आसीन रह चुके हैं। फिर मदनी ने भला ये कैसे कह दिया कि भला कोई मुसलमान आज किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता? क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? जिस अल-फलाह और उसके संस्थापक का मदनी समर्थन कर रहे हैं, उसी अल-फलाह में दिल्ली में खूनी खेल की साजिश रची गई। यहीं के जिहादी डॉक्टर्स 13 मासूम लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। मदनी को यह सब नहीं दिख रहा है। पूरी दिक्कत उनके मजहबी चश्मे से है। कट्टरपंथियों की समर्थक रही कांग्रेस सियासी माइलेज के चक्कर में अल-फलाह के आतंकियों के बचाव में खड़ी है। अब एक तरफ भाईजान बनाम मौलाना की जंग छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलानाओं का एक वर्ग सीएम योगी आदित्यनाथ का भी फैन बन चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन ने खुलकर कह दिया है कि आजम खान को योगी ने उनके जुल्म की सजा दी। सुनिए सर। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान के ताल्लुक से कुछ मुस्लिम लीडरान ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ में जुल्म कर रही है और ये जुल्म इसलिए कर रही है कि वो मुसलमान हैं, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जो जुर्म जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। देखिए, सीएम योगी अयोध्या में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी फोर्स पूरी तरह से प्रदेश के अंदर मोर्चा संभाले हुए। आज संभल में योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। दरअसल बीते साल हुई संभल हिंसा को आज 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रही। आप फ्लैग मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं जो संभल में की गई। अब एक तरफ योगी फोर्स कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर का एक युवा एक वीडियो में AK-47 लहराता हुआ योगी फोर्स की नजरों में आ चुका है। ये वीडियो साउथ अफ्रीका का है और इसमें दिखने वाला युवक यूपी के बिजनौर का बताया जा रहा है।
जो अब योगी की नजर में आ चुका है। अयोध्या में राम का काम पूरा करने सीएम योगी इस AK-47 लवर का पुख्ता इलाज अब इसके बाद करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में जांच एजेंसियों को एक संदिग्ध मदरसा मिला है। ये मदरसा डॉक्टर गैंग का ही बताया जा रहा है और इसमें आतंकी गतिविधियां होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। उसी मदरसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस अंडरग्राउंड मदरसे की पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। दिल्ली धमाकों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद के धौज गांव में एक अंडरग्राउंड मदरसा मिला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास संदिग्ध मदरसा मिला है। ये मदरसा अंडर कंस्ट्रक्शन है और ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे बताया जा रहा है। सिर्फ 3 फीट हिस्सा ऊपर दिखता है। दीवारें 4 से 5 फीट मोटी हैं। मदरसा सड़क से 1 किलोमीटर अंदर खेतों के बीच बनाया गया है। 200 गज प्लॉट पर यह मदरसा बना है और बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई साजिश चल रही थी। अब एक तरफ संदिग्ध मदरसे मिल रहे हैं तो वहीं मौलाना सीएम योगी के फैन बन रहे हैं और इन सब के बीच अखिलेश सामने आए तो कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव वाकई कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ से चीजें बाहर है। वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जहां लग रहा है कि विजन उनका बिल्कुल जीरो है। अखिलेश यादव के विजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश को सिर्फ 27 नजर आ रहा है और क्या यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का 47 वाला विजन जो है या विकास मॉडल है वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कहा है सुनिए जरा पहले अखिलेश ने। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे थे। अखिलेश का विजन कमजोर दिखाई देता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी बातों से कम यही पता चल रहा है कैसे वो प्रश्न खड़े कर रहे थे। आपने सुना। अब अखिलेश यादव का इन बातों पर कहीं ना कहीं हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। क्या नेताओं को सिर्फ वर्तमान सत्ता पर ही फोकस करना चाहिए अखिलेश के मुताबिक, या भविष्य की पीढ़ियों के लिए योजना बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? क्या नेताओं का विजन उनकी उम्र या जीवन काल से बंधा होना चाहिए कि जब तक जीवित है तभी तक का मिशन होगा, तभी तक सोचें, आगे का ना सोचें, कुछ फ्यूचरिस्टिक ना रहे? क्या समाजवादी पार्टी के पास भविष्य की कोई ठोस योजना है? क्या ऐसे कटाक्ष राजनीतिक डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं या पीछे ले जाते हैं? अखिलेश यादव का मोदी की उम्र पर टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री की उम्र पर टिप्पणी करना क्या उचित है, जबकि 2047 विजन राष्ट्रीय विजन है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई पर्सनल विजन नहीं है वो। अखिलेश यादव ऐसे बयान से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य की योजनाएं व्यर्थ है? क्या फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं बनाना चाहिए? आज देश 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है, लेकिन अखिलेश की सोच 2027 के सियासी गणक के आगे बढ़ ही नहीं पा रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप रिपोर्ट से समझिए। – 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर कल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आज से नहीं, बीते कई सालों से हर दिन हर पल पीएम मोदी सिर्फ राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं में अंदर नया जोश भर रहे हैं ताकि वो सपने देख सकें, ऊंची उड़ान भर सकें। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्हें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। उनके पास अगले 25 सालों का विजन है, एक लक्ष्य है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिनके पास ना तो कोई विजन है न लक्ष्य, वो पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक। जो नेता सिर्फ सियासी रोटी सेकने में लगा है, जो बिना कुछ काम किए, बिना जनता की सेवा किए 2027 में सिर्फ सत्ता पाना चाहता हो, उसे विजन का भी पता हो तो बड़ी बात है। अखिलेश के इस बचकाना विवादित बयान पर सियासत उबाल मार रही है। बीजेपी नेताओं ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इंडिया गेट के पास पॉल्यूशन के नाम पर जेएनयू और एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने आज
अर्बन नक्सल एजेंडा चलाया है। हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इस खबर से जुड़ी। है जहां प्रदर्शन चलना था प्रदूषण को लेकर, लेकिन यहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों का समर्थन किया जा रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, हिडमा के नाम पर नक्सलवाद का उद्घोष किया। ऐसे में कार्रवाई इन पर हुई है। क्या कार्रवाई हुई है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।